हमारा जो आज का टॉपिक है आपका वो होगा मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे हम लोग आज स्टडी करने चल रहे हैं, जिसमें आपका जो सिलेबस आप देखते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिट के चारों तरफ तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ये हमको स्टडी करना है। और उसके साथ साथ जब हम ये पढ़ेंगे तो साथ साथ आप ये भी स्टडी कर लेंगे रूट ऑफ मैग्नेटिज्म, कि जो चुंबकत्व है इस दुनिया में हम जो भी मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है हमको, वो चाहे एक चुंबक में देखने को मिलता हो या करंट की वजह से हमको देखने को मिलता है, उन सब के पीछे रीजन क्या है, उन सब के पीछे का रूट क्या है मैग्नेटिज्म का, तो वो रूट ऑफ मैग्नेटिज्म भी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम ये आर्टिकल को स्टडी करने चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया तो उसमें पढ़ा हुआ था कि अगर किसी भी कंडक्टर में कहीं पर करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये सबसे पहले देखा किसने था, क्या आपको याद है? ऑरस्टेड ने देखा था। वेरी गुड। सबसे पहले इस बात को किसने देखा? ऑरस्टेड ने। और कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ये किसने बताया? बायो-सैवर्ट ने भी बताया। और उसके बाद हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी पढ़ा, वहां से भी हमको पता लगा। तो हम क्या जानते हैं कि अगर कहीं पर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है। अब करंट ही कैसे बनती है, यह भी सोचने की बात है कि करंट कंडक्टर में कैसे डेवलप होती है। बहुत सीधी सी चीज है। करंट के डेवलप होने के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी चालक तार है आपके पास, उस कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसा इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनों का चलना ही मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं तो उनसे क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट बनती है। और इलेक्ट्रिक करंट से क्या बनता है? अभी आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अभी अभी हमने बताया ना आपको। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। एक रुका हुआ इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, अगर वो चल रहा है, तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या बनती है? करंट। और करंट की वजह से उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के चलने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। बात समझ आ रही है आपको? इलेक्ट्रॉन बेसिक पार्टिकल है। कहां मिलता है ये इलेक्ट्रॉन आपको? बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी मटेरियल इस दुनिया का ले लें आप, पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये पूरी की पूरी दुनिया आपकी केवल दो ही चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक मटेरियल और दूसरा एनर्जी। अब अगर आप मटेरियल को लेते हैं तो मटेरियल को तोड़ते जाइए और मटेरियल का जो छोटा पार्टिकल आपको मिलता है वो मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है। आप मॉलिक्यूल को भी तोड़िए, उसके अंदर आपको एटम्स मिलते हैं। फिर आप एटम्स को भी तोड़ते हैं तो उसके अंदर आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं, न्यूक्लियस मिलता है आपको, नाभिक जिसको आप बोलते हैं। और उसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है। और आप देखिए कि परमाणु के भीतर जब हमने मटेरियल को तोड़ते 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 लास्ट में पहुंचे तो हमको क्या दिखता है कि एक न्यूक्लियस बीच में रखा हुआ है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में ऐसा चक्कर लगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के चलने से तो करंट बनती है। और अगर इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बनती है तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसका मतलब है परमाणु के भीतर जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसके चलने से करंट बनती है और उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ क्या मिलता है आपको? मैग्नेटिक फील्ड मिलता है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत कहां से हमको दिख रही है? वो छोटा सा पार्टिकल जो पदार्थ का सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव है। मटेरियल को प्रदर्शित करने का दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अब फिर से आप थोड़ा सा सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसके चलने से करंट बनी और करंट से क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है? परमाणु के भीतर, और वो परमाणु के भीतर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको परमाणु में भी तो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो परमाणु के अंदर है। अब परमाणु अगर मैग्नेटिक फील्ड शो करता है तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। तो अणु भी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा फिर तो। अब अगर अणु मैग्नेटिक फील्ड शो करता है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर ही तो मटेरियल बनता है, तो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और बहुत सारे मटेरियल्स मिलकर के ये दुनिया बनती है, ये यूनिवर्स बनता है। तो पूरा यूनिवर्स भी मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, करता तो है। अर्थ का मैग्नेटिज्म अभी कुछ दिन बाद आप पढ़ने वाले हैं कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी, हमारी पूरी की पूरी अर्थ में एक चुंबकीय क्षेत्र है, और उसके हमको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बात कुछ समझ में आई मैंने जो बताया? फिर से, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मटेरियल? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पदार्थ का सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है? तो आंसर है, ये परमाणु के भीतर नाभिक के चारों तरफ ऐसा चक्कर लगा रहा है। अगर वो चक्कर लगा रहा है तो उसके चक्कर लगाने से क्या होता है? आंसर है, करंट बनती है। करंट से क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो यह है कहां पर? परमाणु के भीतर। तो परमाणु भी चुंबकीय क्षेत्र शो करता होगा, परमाणु भी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। अगर परमाणु शो करेगा तो अणु भी शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर अणु शो करेगा तो बहुत सारे अणुओं से मिलकर मटेरियल बनता है, मटेरियल शो करेगा। और अगर मटेरियल मैग्नेटिज्म शो करता है तो पूरा यूनिवर्स शो करेगा, पूरी दुनिया करती है। लेकिन यह सब स्टार्ट कहां से हो रहा है? आप देख रहे हैं, सारा का सारा स्टार्ट केवल उस एक छोटे से पार्टिकल से हो रहा है, जिसको आज तक हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन से जानते हैं। तो हम आज यही पढ़ना चाहते हैं कि वो जो छोटा सा पार्टिकल है, वो जो एक छोटे से एटम के भीतर बैठा रहता है, बैठा नहीं रहता फिलहाल, चक्कर लगाता रहता है, वो कितना मैग्नेटिज्म तक बना सकता है? वो एक अकेला फंडामेंटल पार्टिकल कितना मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकता है? दिस आई विल हैव टू स्टडी टुडे। और उसके लिए हमने यहां पर क्योंकि इसका पूरा कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसका कैलकुलेशन जो हमने करना है दैट इज वेरी इजी, और ये इतना इजी है कि आप सबको बड़ी आसानी से समझ में आ ही जाएगा। तो हमने ऑलरेडी उसको नोट करके रखा हुआ है। अगर कैलकुलेशन टफ होती तो हम आपको करके दिखा देते, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है तो हमने नोट करके रखा है, बस हम आपको समझाते चले जाएंगे। यहां पर मैंने एक छोटा सा फिगर बना दिया है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक, यहां कहीं बीच में नाभिक होगा, लेकिन मुझे नाभिक की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने न्यूक्लियस नहीं बनाया है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है। ये ऐसा घूम रहा है, ठीक। और वृत्ताकार मार्ग में घूमते समय इसका वेग कितना है? v। इसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका चार्ज कितना है? e के बराबर। बिकॉज दिस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, सो आई हैव पुट अ नेगेटिव साइन हियर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम आ जाते हैं। यही तो नाभिक के चारों तरफ रहता है, ओके। यहां पर हमने लिखा, माना इलेक्ट्रॉन का आवेश -e तथा द्रव्यमान me है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने कितना मान लिया? -e, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने कितना मान लिया? me, e एज अ सफिक्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। या परमाणु की आर त्रिज्या की कक्षा में v रेखीय वेग से वृत्ताकार गति करता है।
एक एटम है, एटम के भीतर r त्रिज्या का एक कक्षा है, उसमें वो चक्कर लगा रहा है लगातार। इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं केवल बस। माना इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल t है, आवर्तकाल समझते हैं आप, उसके पूरा एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। अगर इलेक्ट्रॉन को अपना पूरा एक चक्कर लगाने में 5 माइक्रोसेकंड लगते हैं, देन 5 माइक्रोसेकंड इज द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसका 5 माइक्रोसेकंड उसका आवर्तकाल होगा। अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना उसको टाइम लगता है वही उसका आवर्तकाल है। हमने कितना मान लिया? वो t मान लिया। तब इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत धारा कितनी बनेगी? चार्ज अगर आप यहां पर कहीं पर भी एक जगह पर खड़े हो जाएंगे तो एक चक्कर जब इलेक्ट्रॉन लगाएगा, एक चक्कर की बात कर रहे हैं, तो एक चक्कर बेटा जब ये लगाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां से पार करेंगे इसको? ये क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पर अपनी कुर्सी डाली और हम बैठ गए। अब एक चक्कर की केवल मैं बात कर रहा हूं, ऐसा इलेक्ट्रॉन आएगा और ऐसा निकलेगा, तो एक चक्कर में कितनी बार यहां से निकलेगा? एक बार। एक चक्कर में 2 बार तो नहीं निकलेगा ना, एक चक्कर में एक बार निकलेगा। तो अगर एक चक्कर में एक बार निकलेगा तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना आवेश गुजरा? इलेक्ट्रॉन तो एक बार निकलेगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? -e। तो एक बार एक चक्कर में कितना आवेश गुजरेगा? -e। और उसको उतना टाइम कितना लगा इतने में? कैपिटल T, हमने पहले ही आवर्तकाल माना हुआ है। तो आवेश निकला -e और उसको टाइम कितना लगा टोटल? कैपिटल T। तो धारा के लिए फॉर्मूला आप सभी एक बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ते हैं, जो कि I = Q/T होता है। याद आया आपको? आवेश बटे समय, नहीं याद आया? I = Q/T पढ़ते हैं ना। अच्छा, तो Q आवेश, एक चक्कर में कितना चार्ज गुजरा वहां से? -e। तो आवेश की जगह पर हमने कितना लिख दिया? -e। और टाइम पूरा एक चक्कर लगाने में कितना लगा उसको? कैपिटल T। तो हमने T की जगह पर क्या लिख दिया? कैपिटल T। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो वैद्युत धारा बनेगी, जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -e/T। इतनी इलेक्ट्रिक करंट यहां पर बनेगी, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से। अब और एक चीज देखिए, आपने कुछ बातें क्लास 11th में भी पढ़ी हुई है। जैसे एक चीज पढ़ा हुआ है आपने, T क्या चीज है? आवर्तकाल। क्या आपको याद है 1/, आवर्तकाल किसके बराबर होता है? आवृत्ति के बराबर होता है। याद है सभी को कि 1/, आवर्तकाल अगर आप ले रहे हैं, 1/, आवर्तकाल किसके बराबर रहता है? आवृत्ति के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो हमने क्या किया? I को I लिखा, देखो, = -e को -e लिखा। ये जो 1/T है, 1/T, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आवृत्ति लिख सकते हैं। और आवृत्ति को हमने काहे से रिप्रेजेंट कर लिया? F से। कोई प्रॉब्लम आपको? इतना समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर कोई हमको ये बता देता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और 1 सेकेंड में वो 1 लाख चक्कर लगाता है, तो 1 सेकेंड में वो जितने चक्कर लगाता है वही तो आवृत्ति होती है उसकी। तो हमको पता लग गया कि आवृत्ति कितनी है उसकी? 1 लाख। अब अगर कोई हमसे पूछ लेता है तो बताओ उस ऑर्बिट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश में उसकी आवृत्ति से गुणा करा देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के आवेश में आवृत्ति से गुणा करवाओगे, आपको उस ऑर्बिट में बहने वाली क्या मिल जाएगी? करंट मिल जाएगी, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा का फॉर्मूला सिर्फ Q/T होता है, ऐसा नहीं होता, -e/T है। इसके अलावा भी उसका एक फॉर्मूला है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसकी आवृत्ति से गुणा करवा सकते हो, इससे भी वैद्युत धारा आपको मिल जाएगी। और एक चीज देखिए, आपने आवृत्ति का एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, ये तो चलो ठीक है। एक फॉर्मूला बेटा कोणीय वेग का होता है,
ओमेगा इज इक्वल टू 2πn आपने पढ़ा होगा, याद आया आपको? यहां पर ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी है ये, और n क्या चीज थी? आवृत्ति। अगर मैं आवृत्ति का फॉर्मूला यहां से निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ओमेगा अपॉन 2π। तो मैंने क्या किया, i की जगह पर i लिखा, इज इक्वल टू माइनस ई की जगह माइनस ई लिख दिया, देखो। और ये आवृत्ति की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओमेगा अपॉन 2π, तो आवृत्ति की जगह ओमेगा अपॉन 2π। तो करंट का एक फॉर्मूला ये और आ गया इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग के पदों में। अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग ओमेगा है तो उस सिचुएशन पे करंट का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। नहीं समझ आ रही बातें? आ रही है कुछ समझ में? कि एक इलेक्ट्रॉन है, अपने किसी ऑर्बिट में वो घूम रहा है v वेलोसिटी से, एक चक्कर में एक बार वो यहां से गुजरेगा और उसका एक चक्कर लगेगा कितनी देर में? कैपिटल T टाइम हमने मान लिया है। तो करंट का फॉर्मूला Q अपॉन T, आवेश कितना? माइनस E, समय कितना लग रहा है उसको? कैपिटल T। अब माइनस E की जगह माइनस E, माइनस केवल हमको डायरेक्शन बताता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव E लिख रखा है बस। और 1/T, 1/, आवर्तकाल को हमने क्या लिख दिया? आवृत्ति। अब हम यहां से देख रहे हैं कि आवृत्ति का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन 2π होता है, तो माइनस ई को तो हमने माइनस ई लिखा, आवृत्ति की जगह ओमेगा अपॉन 2π कर दिया, तो ये करंट का फॉर्मूला हमको मिला। तो करंट के इतने सारे फॉर्मूले हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा उस समय के लिए ये फॉर्मूले हैं। आप याद रखिएगा, जरूरत के हिसाब से न्यूमेरिकल्स में हम उनको यूज करते जाएंगे। अच्छा, अब अभी मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो करंट बनती है, और करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म शो करता है तो उसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होना चाहिए। आप एक बात हमेशा के लिए याद रख लें कि अगर कोई भी चुंबक है तो उसका एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अवश्य होगा। या इसका उल्टा याद रख लें कि अगर किसी के पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो जरूर वो चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा फिर तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है इसलिए उसका अपना एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार मार्ग में, ये वृत्ताकार मार्ग में हम उसका आवर्तकाल निकालना चाहते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार मार्ग में आवर्तकाल, आवर्तकाल का क्या मतलब है? एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। याद आया सभी को? तो अगर बेटा आपको एक चक्कर लगाने में लगा समय चाहिए तो एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ले लो और उसकी चाल ले लो, बस दूरी बटे चाल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार मार्ग में आवर्तकाल कितना होगा? एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। जब पूरा बेटा एक चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा? वो परिधि के बराबर। और अगर त्रिज्या r है तो परिधि कितनी होगी? 2πr। और चाल कितनी मान रखी है हमने? v। तो इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार मार्ग में आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है T बराबर 2πr अपॉन v। ये फॉर्मूला सबको समझ आ गया? अब हम चाहें तो इस T की जो वैल्यू है ना वो भी यहां लिखकर करंट का एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। हमने बनाया कैसे? I की जगह I लिख दिया, देखो, इज इक्वल टू माइनस ई की जगह माइनस ई लिख दिया, और अपॉन T है ना बेटा, तो अपॉन T की जगह पर हमने क्या नोट कर दिया? 2πr अपॉन v। हमने पलट दिया इसको, तो ये माइनस ई बना रहा, पलट करके v ऊपर आ जाएगा, v अपॉन 2πr, ये यहां पर आ गया। तो करंट का एक फॉर्मूला और बन गया। देखिए कितने सारे फॉर्मूले हैं करंट के। करंट का फॉर्मूला 1, 2, 3, 4, 5, दिस ऑल और द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। कब? जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उस वक्त। समझ आया? तो इन पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन का वेग दे देंगे, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए कितनी करंट फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से।
तो आपको यहां पर V की जगह V की वैल्यू, R की जगह R की वैल्यू लिखनी है। रही E और 2 पाई आप जानते हैं, इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। याद आया आपको? और पाई 3.14 आप रख करके कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो करंट के इतने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। तो यहां तक सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हाल ही में हमने इसके बारे में बात किया है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कॉइल को रखा था हमने और उसमें करंट फ्लो करवा दी थी, तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लग रहा था और उस बल युग्म के आघूर्ण की वजह से कॉइल क्या करना शुरू कर दी थी? घूमना। उसमें एक फॉर्मूला हमने बनाया था बल युग्म के आघूर्ण का, टाउ इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू साइन थीटा। उससे भी पहले फॉर्मूला बना था एन आई ए बी साइन थीटा, जिसमें आपको बताया गया था कि यहां जो एन आई ए आप देख रहे हैं, एन आई ए, इसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पीछे के पेजेस पलट के देख सकते हैं, आपको ये क्वांटिटी मिली हुई थी। नहीं याद आया? आया? उसको हमने रिप्रेजेंट काहे से किया था वहां पर? कैपिटल एम। वेरी गुड। तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था और उसका फॉर्मूला था एन इंटू आई इंटू ए। आज क्योंकि इलेक्ट्रॉन चुंबकत्व शो करता है तो हम इस इलेक्ट्रॉन का भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल के देखना चाहते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन का है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमने काहे से माना? म्यू से। फॉर्मूला क्या था कैपिटल एम का? एन इंटू आई इंटू ए। लेकिन एन वहां पर क्या था? याद करिए, फेरों की संख्या। हम यहां पर केवल एक फेरा ले रहे हैं, तो फिर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसलिए एन आई ए में से एन अगर 1 हो गया तो सिर्फ क्या बचा? आई इंटू ए। अब म्यू इज इक्वल टू आई। आई के तो हमने इतने सारे फॉर्मूले निकाल के रखे हैं। मैंने ये वाला फॉर्मूला नोट करा। म्यू की जगह पर म्यू इज इक्वल टू आई की जगह पर माइनस ई वी अपॉन 2 पाई आर, माइनस ई वी अपॉन 2 पाई आर। इतना हमने किसकी जगह लिखा? आई की जगह। अब एरिया, एरिया किसका हमको लेना है? तो आंसर ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसा अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगा रहा है तो वो कुछ एरिया कवर कर रहा है, इतना सारा एरिया घेर रहा है ना वो, तो ये क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है ये एक वृत्त है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने एरिया की जगह पर क्या लिख दिया? पाई आर स्क्वायर। ना समझ आया अभी आपको? आया? तो आई की जगह आई की वैल्यू और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है मुझे। यहां से हमने पाई से पाई कैंसिल कर दिया, आर से इसकी एक आर कैंसिल हो गई। क्या बचेगा? म्यू इज इक्वल टू माइनस ई वी आर बाई 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्पिटेटिव में भी इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और ये किस चीज का फॉर्मूला है? तो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बताएंगे उसको? माइनस ई वी आर बाई 2। और अगर आपको कोई केवल ई वी आर बाई 2 भी बताता है तो आप उससे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि आपने माइनस नहीं बताया। हम शुरू में ही कह चुके हैं माइनस आपको केवल डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड के लिए हम उसका यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर डायरेक्शन देता है तो अभी तक तो एक भी डायरेक्शन नहीं बताई इसने हमको।
हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं। आप देखिए, नेगेटिव साइन केवल आपको दिशा बताता है, तो यहां पर ये क्या बताता है, ध्यान से सुनना। यहां पर बताता है कि जो वैद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा के विपरीत है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा गति कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट कैसे चल रही होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी फिर। तो ये हमको बता रहे हैं। और ये हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी हमने देखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा लेफ्ट से राइट जाता है तो करंट राइट से लेफ्ट आती है, ये हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है। हम चाहें तो यहां पर एक लाइन नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं, आई की दिशा इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा के विपरीत होती है। यहां पर नेगेटिव साइन आपको बताता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा उसके जस्ट उल्टा जब आप चलेंगे वो दिशा किसकी होगी, करंट की दिशा होगी। तो हमारे इस फिगर में इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन पे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहां करंट किस डायरेक्शन पे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। बस। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना मिला हमको, EVR/2 या माइनस EVR/2। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने निकाला, हम यहां पर एक नई क्वांटिटी भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और मैकेनिक्स में जब भी कोई पार्टिकल वृत्ताकार गति करता है तो उसके साथ एक क्वांटिटी और जुड़ी रहती है जिसका नाम होता है कोणीय संवेग। याद करिए, क्लास 11th में ये क्वांटिटी आपको बताई गई है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर किसी पार्टिकल का द्रव्यमान m है और वो v वेग से एक सरल रेखा में गति करता है तो उसके साथ एक क्वांटिटी जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं रेखीय संवेग, और उसका फॉर्मूला होता है m × v। लेकिन अगर m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा होता है, तो उसके साथ एक दूसरी क्वांटिटी जुड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम इसको बोला जाता है। याद नहीं आ रहा है किसी को? याद आ रहा है कुछ आपको? एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ा गया था, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से चक्कर लगा रहा है r त्रिज्या के मार्ग में, तो जरूर इससे एक क्वांटिटी अटैच होगी, और वो कौन सी क्वांटिटी है, कोणीय संवेग। तो हम यहां पर कोणीय संवेग को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए। एक फॉर्मूला तो जब आप देखते थे जड़त्व आघूर्ण के पदों में, तो उसका फॉर्मूला I ओमेगा भी होता है, और आप I और ओमेगा की अगर वैल्यूज लिख देते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको मिलता है m × v × r। कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला ये भी होता है। देखिए, कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला क्या था, I × ओमेगा। कोणीय संवेग का दूसरा फॉर्मूला होता है m × v × r। ये दोनों फॉर्मूले ही एंगुलर मोमेंटम के होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको कि अगर m द्रव्यमान का पार्टिकल v वेग से सरल रेखा में चले तो उसके साथ कौन सी राशि जुड़ी रहती है, रेखीय संवेग, m × v, बस। लेकिन अगर m द्रव्यमान का पार्टिकल v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में चले तो उसके साथ जो संवेग जुड़ता है उसे बोलते हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला I ओमेगा भी होता है और mvr भी उसका फॉर्मूला है। तो हम यहां पर कोणीय संवेग को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, v वेग से r त्रिज्या के मार्ग में चक्कर लगा रहा है, तो हम उसको भी यहां पर लाना चाहते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये किया
कि ये जो म्यू का फॉर्मूला था ना -EVR/2, इसमें हमने अंश और हर दोनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा करा दिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना माना था शुरू में, हमने देखो me माना हुआ है ना, तो हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह me से मल्टीप्लाई करा दिया। देखो कैसे, ये हमने म्यू लिखा इज इक्वल टू -E/2 दिखा सबको, और आगे क्या बचा, VR बचा, तो हमने MEVR और MEVR में ऊपर भी m का गुणा नीचे भी m का गुणा। आ गया समझ में? तो अंश और हर दोनों जगह हमने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप देखिए, इसको देखिए, अब आप अभी हमने कोणीय संवेग का फॉर्मूला आपको बताया, दैट MVR इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो m इंटू v इंटू आर, द्रव्यमान, वेग, त्रिज्या, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कोणीय संवेग बनाता है। तो यहां पर भी तो MEV इंटू आर है। हमने लिखा भी बगल में कि यहां ME इंटू V इंटू आर क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, L से। तो हमने M इंटू V इंटू आर की जगह पर L लिख दिया। आप देखो, म्यू की जगह पर म्यू इज इक्वल टू -E/2, इसकी जगह पर L और अपॉन ME। देखिए पूरा वही बन गया कि नहीं बन गया। फिर से आप देख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू -E/2me, तो -E/2me। ये ME इंटू V इंटू आर की जगह पर क्या आ गया, कोणीय संवेग L आ गया, लिख दिया हमने। फिर से यहां नेगेटिव साइन आप देख रहे हैं, तो मैं फिर आपको बता दूं, कई बार पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देते हैं कि नेगेटिव साइन केवल और केवल डायरेक्शन शो करता है। इट मींस ये क्या चीज है, बता सकते हैं आप मुझे, इसका नाम बताइए। नहीं, सिंबल का नाम नहीं, ये है क्या चीज, नहीं ये तो आप सिंबल बता देते हैं। ये इसका मीनिंग क्या है इसका, ये इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। L क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। दोनों को अलग अलग याद रखना है आपको। ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ये दोनों के बीच एक रिलेशनशिप भी हमको मिली यहां पर। और नेगेटिव साइन क्योंकि यहां पर भी है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो उसके कोणीय संवेग की दिशा के विपरीत होती है, उल्टी दिशा में होता है। हमने बगल में लिखा, ऋण चिन्ह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मीन्स म्यू की दिशा उसके कोणीय संवेग मीन्स L की दिशा के विपरीत है। तो आपको बहुत याद रखना है, ये म्यू क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और L है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ये मैकेनिक्स की एक क्वांटिटी है आपकी, और ये मैग्नेटिज्म की एक क्वांटिटी है। अब और एक चीज देखिए, L से हमको क्या पता चलता है कि एक पार्टिकल है जो कि वृत्ताकार मार्ग में लगातार क्या कर रहा है, क्योंकि ये मैकेनिक्स की क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तभी तो मैग्नेटिज्म बन रहा है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन के साथ कौन लगा हुआ है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग पार्टिकल में कब होता है, जब वो वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, रुका नहीं है। इलेक्ट्रॉन है वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, इसीलिए क्या बन रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और यह बात सच है कि एक खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन चुंबकत्व तो नहीं बनाता। तो जब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तब तक मैग्नेटिज्म की क्वालिटी उस पर नहीं आ सकती। हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ आ गया सभी को? अच्छा, अब हम और आगे जब चलेंगे
तो हम एक काम करना चाहते हैं, जो L आप देख रहे हैं ना, इसको हम यहां लाना चाहते हैं। तो ये हमने लिखा म्यू, ध्यान से देखिए, ये हमने लिखा म्यू और ये L को हम इधर लेते आए, तो म्यू अपॉन L हो गया, बराबर के उधर क्या बचा, माइनस E अपॉन 2m इंटू ई। अब आप इसको देखिए, म्यू अपॉन L, E अपॉन 2me माइनस, फिर से वही नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन, और अब हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं तो माइनस मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम केवल उसका परिमाण यूज कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो म्यू अपॉन एल की वैल्यू वैसे तो माइनस ई अपॉन 2me आना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द डायरेक्शन, तो हमने नेगेटिव साइन को क्या कर दिया, यहां से छोड़ दिया। अभी क्या बचा, E अपॉन 2me। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, ये किसकी वैल्यू है, म्यू अपॉन एल की वैल्यू है। इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना आवेश है वो बदलता तो नहीं रहता ना बार बार, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी तो कांस्टेंट है। ऐसा तो है नहीं चक्कर लगाते वक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो E और M दोनों ही क्वांटिटीज कैसी है, कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट ही है, इसलिए अगर हम E अपॉन 2me को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसी वैल्यू मिलेगी आपको, ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू अपॉन एल की वैल्यू ये है और ये एक कैसा है, कांस्टेंट। इट मींस म्यू अपॉन एल भी क्या है, कांस्टेंट। और हमने इस कांस्टेंट का एक नाम रखा, क्या नाम रखा, म्यू अपॉन एल को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहा जाता है। म्यू अपॉन एल का हमने नाम क्या रखा, घूर्ण चुंबकीय अनुपात, अंग्रेजी में जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो, जायरो मीन्स होता है घूमना, जायरो मीन्स क्या होता है, घूमना। तो ये पार्टिकल घूम रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है तो वो चुंबकत्व तो क्रिएट करता है, तो उसके घूमने से, देखो जायरो का मतलब घूमना, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से चुंबकीय प्रभाव बनता है, उसके लिए हमने एक अनुपात बनाया है। इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा हुआ है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। इस क्वांटिटी में जायरो को कौन रिप्रेजेंट करता है, घूमने को कौन रिप्रेजेंट करता है, म्यू या एल, एल रिप्रेजेंट करता है घूमने को, और म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, चुंबकत्व को। म्यू का नाम ही है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोनों को कंबाइंड करके ना उसका ये ऐसा नाम बनाया गया हिंदी में, इसीलिए उसको घूर्ण चुंबकीय अनुपात बोल दिया गया। क्या अब ये बात सबको समझ में आ गई? फिर से म्यू अपॉन एल की वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट, और इसका हमने, इस कांस्टेंट का हमने एक नाम बना दिया। क्या नाम बना दिया, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, हिंदी में घूर्ण चुंबकीय अनुपात। जायरो का मतलब क्या होता है, घूमना, और मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव दिखाना। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसा ऑर्बिट में घूमता है तो यह चुंबकीय प्रभाव दिखाता है, ठीक है, इसीलिए हमने उसका नाम ऐसा बना दिया है। म्यू अपॉन एल में जायरो को रिप्रेजेंट कौन करेगा, एल, और चुंबकत्व को रिप्रेजेंट कौन करेगा, म्यू। तो हमने इसका ये नाम बनाया। अब क्योंकि ये कांस्टेंट था, हमें ई और एम ई सब पता ही है, सबकी वैल्यू हमने रख दिया। ई की जगह पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया, एम की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। हमने ई और एम ई सब की वैल्यूज लिखी और कैलकुलेट किया। जब कैलकुलेट किया तो हमको म्यू अपॉन एल की वैल्यू मिली, इतनी वैल्यू हमको म्यू अपॉन एल की मिल गई। कितनी मिली हमने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, उसकी जरूरत नहीं है आपको। ई और एम का मान लिखकर कभी भी आप कैलकुलेट करिए, इतनी वैल्यू आती है। 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10, ये वैल्यू आएगी किसकी, घूर्ण चुंबकीय अनुपात की। और इसका यूनिट क्या होगा बताइए,
कूलॉम पर किलोग्राम। तो आप नाम सुनकर घबराइए नहीं कि ये तो घूर्ण चुंबकीय अनुपात है, इसका यूनिट कहां से हम बनाएं। बड़ा आसान है, आप इसका फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है उसमें। ऊपर चार्ज आ रहा है, नीचे द्रव्यमान आ रहा है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सो द यूनिट ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज कूलॉम पर किलोग्राम। और यही यूनिट किसका होता है? विशिष्ट आवेश का। किसी भी आवेशित कण का विशिष्ट आवेश आपको बताया गया है, उसके आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को कहा जाता है। तो विशिष्ट अनुपात का भी यही मात्रक होता है। बच्चों को कभी कभी एग्जामिनेशन में 1 नंबर पे इसका यूनिट पूछा जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन आता है और पूछते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मात्रक बताइए। उस समय बच्चों की बड़ी कंप्लेंट रहती है कि ये अब कहां से पूछ लिया गया है। कोई नई चीज नहीं है, ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो एक कांस्टेंट है और इसका यूनिट कूलॉम पर किलोग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वैल्यू इतनी रहती है। ध्यान रहेगा सभी को। आप चाहें तो डायमेंशन तक बना सकते हैं इसका। कूलॉम का डायमेंशन क्या होता है? 80 और किलोग्राम का m। तो 80/m करेंगे तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा? m-1a × t। ये डायमेंशंस बन जाएंगी उसकी जायरोमैग्नेटिक रेशियो की। समझ आ गया? अच्छा, लेकिन अभी तक हमारा जो मेन वर्क है वो नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे अब आपका मेन वर्क कौन सा है भाई? तो हमारा मेन वर्क है, क्योंकि हम मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चुंबकत्व पढ़ रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनाया जाता है। अभी भी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू नहीं पता लगी हमको। अब आप सोचेंगे यहां पता तो लग गई है, वैल्यू नहीं पता लगी है, तो फॉर्मूला पता लग गया मेरे को, मान कहां मिला अभी हमको। और इसका मान लेने के लिए इसकी वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं, देखो इतनी आ गई है, बट एल का मान मालूम होना चाहिए हमको। जब तक हमें एल की वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक हम म्यू की वैल्यू नहीं पता लगा सकते। अब ये एन हम कहां से लाएंगे? कोणीय संवेग हम कहां से निकालेंगे? इसके लिए हम फिर से थोड़ा हटते हैं यहां से और चलते हैं एटॉमिक थ्योरी पे, परमाणु सिद्धांत। वहां पर एक वैज्ञानिक हैं बोहर, उन्होंने एक परमाणु के बारे में उन्होंने अपनी कुछ परिकल्पनाएं दी हैं। आप जब एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी फिजिक्स में ही आपको पढ़ने को मिलेगा आपकी। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बोहर, परमाणु के बारे में उन्होंने अपनी कुछ हाइपोथेसिस बनाई हुई थी, जिन्हें हम बोहर्स हाइपोथेसिस कहते हैं, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं उसको हम। अब उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसमें उन्होंने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जिक्र किया है। तो वहां चलेंगे हम और वहां से कोणीय संवेग निकाल के लाएंगे। और जब कोणीय संवेग मिल जाएगा मुझे तो देखिए कहां रख देंगे? यहां लिख देंगे और यहां लिखते ही उसको उधर भेजेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? म्यू मिल जाएगा। समझ आया? और यही हमारा फाइनल टारगेट है। फिर से आप सुन लें, हमको फाइनली म्यू तक पहुंचना है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमको बनाना है। उसके लिए हम देख रहे हैं कि चाहिए फॉर्मूला, देखो तब भी आपको एल चाहिए क्योंकि इसका तो मान आप निकाल चुके हैं ये। या इसको अगर देखो तो अगर आपको एल पता लग जाए तो एल उधर भेज दोगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो म्यू आपको मिल जाएगा। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग की वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू, जब हमें बात आई कि इसकी वैल्यू चाहिए तो हमको याद आ गया क्या? बोहर्स की हाइपोथेसिस कि कोणीय संवेग के बारे में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसके कोणीय संवेग के बारे में बोहर ने बताया है। तो चलो भाई बोहर के पास, उनसे एल निकलवा के लाओ और फिर वो एल यहां लिखना, तो क्या मिल जाएगा आपको? तब आपको म्यू मिल जाएगा। तो चलते हैं बोहर के पास। बोहर की परिकल्पना के अनुसार बोहर ने अपने हाइपोथेसिस में बताया था, क्या बताया है? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग यानी कि एल
H/2 का पूर्ण गुणज होता है। यह बोहर की एक हाइपोथेसिस है जो कि कोणीय संवेग के बारे में हमको नॉलेज देती है, और कोणीय संवेग ही हमको चाहिए, इसलिए हमने केवल वही हाइपोथेसिस लिया। क्या बोहर की एटॉमिक थ्योरी में केवल एक ही हाइपोथेसिस है? आंसर इज नो, कई हाइपोथेसिस बनाई उन्होंने, तो फिर हम केवल इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हम केवल कोणीय संवेग चाहते, और मुझे मतलब नहीं है अभी। तो बोहर की परिकल्पना के अनुसार उन्होंने कोणीय संवेग के बारे में जो जानकारी दी है, क्या बताया है? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस दिखाई पड़ा, किसी भी ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन ने, ऐसा फ्री नहीं है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग L H/2 का पूर्ण गुणज होता है, और जिन ऑर्बिट्स में उसका कोणीय संवेग H/2 का पूर्ण गुणज नहीं होता, उनमें वो चक्कर लगाने से मना कर देता है। दिस इज बोहर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। और उन्होंने इससे L की वैल्यू कितनी बताई? H/2 का कैसा गुणज? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल, कंप्लीट मल्टीपल। पूर्ण गुणज का मतलब होता है 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा गुणा होना चाहिए उस पर। 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं चाहिए हमको। तो हमने नंबर मान लिया कितना? n, कि कोणीय संवेग NH/2 ये बोहर की हाइपोथेसिस से हमको मिला। H/2 का पूर्ण गुणज, n यहां पर एक कोई पूर्ण संख्या है, बताया जा रहा है क्या है n। यहां एक नया चीज देखने को मिल रही है h। पाई को आप पहले से पहचानते हो, 2 को पहले से पहचानते हो, ये दो नई चीजें हैं n एंड h। तुरंत आपको बताया गया कि h और n क्या चीज है। यहां पर जो h आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये इसका यूनिट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। आई थिंक ये आप केमिस्ट्री में भी प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ने को मिलता है। अभी जब एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, हमको भी वहां पढ़ने का मौका मिलेगा h को, और भी। तो h प्लैंक्स नियतांक हो गया। n क्या चीज है? कक्षा की क्रम संख्या। कक्षा की क्रम संख्या नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तीसरे में लगा रहा है, चौथे में लगा रहा है, कौन से ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो हम n की जगह लिखने जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगाएगा तो n की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1। इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो 2, तीसरे में 3, ऐसे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो h यहां पर क्या है? प्लांक नियतांक। n क्या चीज है? कक्षा की क्रम संख्या, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि L का ये मान था, अब यहां पर H देखो फिर से एक प्रॉब्लम थी। H की तो डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, 2 की वैल्यू भी मालूम है हमको, पाई 2 की तो 2 होता ही है, 2 की वैल्यू क्या मालूम है, पाई की वैल्यू हमको सबको पता है। तो H भी मालूम है, 2 और पाई भी हमको मालूम है। फिर से कहां पर प्रॉब्लम आ रही है हमको? तो n वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। हमने बोला एक काम करो, मान लो कि इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगा रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर रहे हैं? जो पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर माना, अतः पुनः इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? अगर L की ये वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, फिर से आ जाइए यहां पर, अगर हम म्यू निकालेंगे तो L उधर भेजना पड़ेगा हमको। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? L इंटू 8.8 इंटू 10⁻10। म्यू इज इक्वल टू L इंटू 8.8 इंटू 10⁻10। फिर ये म्यू लिखा इज इक्वल टू L की जगह ये वैल्यू लिख दी, NH/2 L की जगह पर, और ये 8.8 ये वाला पूरा पोर्शन यहां हमने नोट कर दी। अब क्योंकि यहां पर n हमको प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने अभी क्या बताया कि n की प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व की। मान लिया कि हम कौन से इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं? जो पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, परमाणु की प्रथम कक्षा। प्रथम कक्षा का मतलब n इज इक्वल टू 1। प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण,
क्योंकि अब बात प्रथम कक्षा की आ गई, तो जहां भी n है वहां पर आप क्या लिख देंगे 1। म्यू लिखा हमने इज इक्वल टू n की जगह 1 कर दिया, तो क्या बचा h/2 और ये बगल में लिखा रहा। अब हमारी n की समस्या खत्म। अब हमने सबकी वैल्यू लिख दी। म्यू इज इक्वल टू h की जगह पर h की वैल्यू अपॉन 2 इंटू पाई की जगह 3.14, 8.8 इंटू 10⁻10 सब लिख दिया और कैलकुलेट कर लिया उसको। जैसे ही हमने कैलकुलेट किया, हमने म्यू की एक वैल्यू पाई, कितनी मिली 9.27 इंटू 10⁻24, ये हमको वैल्यू मिली। अब म्यू था क्या है म्यू? इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका यूनिट क्या होगा बताइए। म्यू का फॉर्मूला I इंटू ए है। I इंटू ए का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो याद रखें घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मात्रक क्या होगा, कूलॉम अपॉन किलोग्राम, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मात्रक, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अब आपने फाइनली वो काम कर लिया जिसकी तलाश में आज आप थे। क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसके पास कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसके पास इतना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये इस बात का संकेत है कि इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, चुंबकत्व पैदा करता है। अगर इलेक्ट्रॉन चुंबकत्व नहीं पैदा करता होता तो उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी फिर तो। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास उसके घूमने की वजह से इतना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस पे, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन ऐसा ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो वो चुंबकत्व क्रिएट करता है, मैग्नेटिज्म बनाता है। और आपको मैं बताऊं, इसका हमने एक नाम रखा, क्योंकि ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन से वाले इलेक्ट्रॉन का है, जो पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। याद आया आपको? तो ये वाला। अब आप बताइए, अगर हम दूसरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन को लेते तो n की जगह पर क्या लिखते हैं? फिर वो जो वैल्यू आती वो इससे बड़ी आती कि छोटी आती? इससे तो बड़ी आती, 2 गुनी आ जाती, क्योंकि यहां 2 हो जाता। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, क्योंकि हमने n को क्या लिखा है 1। अगर 2, 3, 4 लिख के निकालते तो बाकी सारी वैल्यूज इससे बड़ी आती। तो ये क्या चीज है? ये सबसे छोटा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए हम चाहें तो इसके साथ एक वर्ड लगा सकते हैं, क्या? मिनिमम। क्योंकि इससे छोटा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के पास नहीं हो सकता। इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता ना। नहीं समझ में आ रही बात? इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया? मिनिमम। और आपको मैं बताऊं, इसका एक नाम भी रखा गया। इसका नाम रखा गया बोहर्स मैग्नेट्रॉन। इसका नाम रखा गया बोहर का मैग्नेट्रॉन। इसका नाम क्या रखा गया? बोहर का मैग्नेट्रॉन। ये बोहर का मैग्नेट्रॉन ऐसा कैसा नाम हो गया? बड़ा इजी है, मुझे बताओ। हाइपोथेसिस किसकी लगी है यहां पर? परिकल्पना किसकी लगी है? बोहर की। निकाला क्या है हमने? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो हाइपोथेसिस किसकी लगी? बोहर की। निकाला क्या हमने? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। किसका निकाला? उस इलेक्ट्रॉन का जो पहले ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन का निकाला। तो सबको मिला करके एक कंबाइंड नेम तैयार किया गया उसका, एंड दैट इज बोहर्स मैग्नेट्रॉन। ना समझ में आया? आया नाम बोहर्स मैग्नेट्रॉन कैसे पढ़ा? एक बार फिर से देखिए। हाइपोथेसिस जिसकी लगी उसका नाम सबसे पहले बोहर। निकाला क्या आपने? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट।
मैग्नेटिज्म सॉल्व किया है आपने, तो मैग्नेट आ गया वर्ड उसमें, और है किसका ये, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का लास्ट वाला ट्रॉन आ गया उसमें, और तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन इसका नाम रखा गया। हिंदी में इसको बोहर का मैग्नेट्रॉन बोल दिया हमने। बात समझ में आई? तो एक नंबर पे ये भी क्वेश्चन आता है, या कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बोहर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है। बोहर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है बताइए, कौन बताना चाहता है व्हाट इज बोहर्स मैग्नेट्रॉन? मैं बताऊं, सुनिए आप सभी लोग। बोहर्स मैग्नेट्रॉन परमाणु की पहली कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। नहीं समझ में आया? फिर से डायरेक्ट बताइए, बोहर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है? आंसर है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कौन से इलेक्ट्रॉन का? उस वाले इलेक्ट्रॉन का जो पहली कक्षा में चक्कर लगाता है। अभी भी नहीं समझ आया? तो पूरा एक साथ बताइए परिभाषा, बोहर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है? परमाणु की पहली कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ही बोहर्स मैग्नेट्रॉन कहलाता है। आ गया समझ में? तो अभी कोई डाउट तो नहीं पूरे आर्टिकल में? आपको नोट कर लें आप इसे।